आज हम सॉल्व करते हैं IIT-JEE 2021 का फिजिक्स का पेपर एडवांस का। पेपर 1 से हम शुरू करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बोला गया है। उसका मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 मिलीमीटर, और मेन स्केल के 9 डिविजन्स दे आर इक्वल टू द 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, राइट। अब उस वर्नियर स्केल के जब दोनों जॉज को हम मिलाते हैं तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, गिवन है क्वेश्चन में फिगर ये। और जब उन दोनों जॉस के बीच में हम एक स्फीयर को रख देते हैं तब हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस स्फीयर का एक्यूरेट डायमीटर क्या होगा। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको समझो। अगर आपने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा, जब दोनों जॉस को मिला देने पर इस तरीके की सिचुएशन बने कि वर्नियर स्केल का 0 वाला मार्क मेन स्केल के 0 के लेफ्ट में आ जाए, तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर नेगेटिव 0 एरर है। जो वर्नियर कैलिपर्स है हमारा उसमें नेगेटिव 0 एरर है। ये 0 एरर हमको पता रहना चाहिए। फिर जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा उसमें हम ये ऐड कर देंगे इसका मैग्नीट्यूड। अब ये नेगेटिव 0 एरर है कितनी? नेगेटिव 0 एरर ये है इतनी, जितना ये 0 उसके 0 से, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से जितना इधर खिसका हुआ है, बस यही है 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर की ये वैल्यू है। हम मान लेते हैं कि ये सपोज दैट x है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, हम मैग्नीट्यूड से मतलब रहेगा। अब देखो मेन स्केल का एक छोटा सा डिवीजन, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं स्मॉल a, और वर्नियर स्केल का एक छोटा सा डिवीजन, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं स्मॉल b। ये हम आपको इस हिसाब से बता रहे हैं इन केस अगर आप वर्नियर कैलिपर्स का थ्योरी भूल भी चुके हो तो भी आपकी समझ में आ जाए, उसके बगैर भी आप कर सकते हैं। तो अब ये तो गिवन है कि मेन स्केल का एक छोटा सा डिवीजन, ये कितना है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 मिलीमीटर। अच्छा, इसका एक स्मॉल डिवीजन जिसकी लेंथ हमने b मानी है, दैट इज़ नॉट गिवन, वो हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके 9 डिवीजन्स इसके 10 डिवीजन्स के बराबर हैं। इसके जो 10 डिवीजन है उसमें से एक छोटा सा डिवीजन की वैल्यू b है, इसका मतलब 10 डिवीजन्स की वैल्यू ये हो जाएगी, और उसके 9 डिवीजन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक डिवीजन की वैल्यू इतनी है 1 मिलीमीटर, तो 9 डिवीजन्स की वैल्यू ये हो जाएगी। अब उसने बोला ना 9 डिवीजन्स इक्वल टू 10 डिवीजन, तो जितना ये लेंथ बनेगा उतना ये लेंथ है, इक्वल कर दो। तो इससे हमको b की वैल्यू मिल गई 0, तो ये वैल्यू हमें मिल गई 0.9 mm। इसके एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू है 0.9 mm, ठीक है, इससे ज़रा सा कम। और ये आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। दिस इज़ 1 mm एंड दिस इज़ वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ हाउ मच? दिस इज़ 0.9, तो ये हो जाएगा 0.1 mm, ठीक है। दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। अब इसमें ये देखो, आप ये ध्यान से देखो, फिगर बहुत अच्छा सा बना हुआ, उसमें एकदम क्लियर दिख रहा है कि इसका कौन सा डिवीजन उसके कौन से डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा मार्क किस मार्क के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये मार्क इस मार्क के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से चलें और यहाँ तक आएँ, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, बताओ ये लेंथ कितनी बनेगी? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 डिवीजन्स हैं, और इसके एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.9 mm। तो ये जो 6 डिवीजन्स हैं इंटू 0.9 mm, ठीक है, ये इतनी लेंथ हो गई। अच्छा, अगर इस लेंथ में से हम ये लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दें, बताओ हमको क्या मिलेगा? इस लेंथ में से ये लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑब्वियसली आपको ये जो छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है ना, ये आपको x मिल जाएगा, मतलब नेगेटिव 0 एरर की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये लेंथ कितनी होगी? तो ये लेंथ हो जाएगी इसका एक डिवीजन इंटू नंबर ऑफ डिवीजन्स, या ये तो मिलीमीटर वाला स्केल है, मिलीमीटर सेंटीमीटर वाला स्केल, आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीधा दिख रहा है 5 mm है, ये 5 मिलीमीटर है ना। सो दीज आर द 5 डिवीजन्स एंड ईच डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर लॉन्ग। सो 5 डिवीजन्स 1 मिलीमीटर लॉन्ग। एक मिनट, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो हमें मिल गया ये x का वैल्यू मिल गया नेगेटिव 0 एरर। मैग्नीट्यूड हमने उसका फाइंड कर लिया है। अभी कितना बनेगा? 5.4 माइनस 5 mm, तो ये बन गया 0.4 mm।
ठीक है, ये आ गई नेगेटिव 0 एरर, उसका मैग्नीट्यूड। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू। वर्नियर कैलिपर्स को एकदम एक्यूरेट मान करके आप वैल्यू फाइंड करो इस फिगर के हिसाब से, उसके बाद एडजस्टमेंट हो जाएगा फिर एरर का लास्ट में। तो देखो अब जो सेकंड फिगर है, स्फीयर जब हमने दोनों जॉस के बीच में लगा दिया तो अब उसके हिसाब से हमें डायमीटर निकालना है। तो मेन स्केल का रीडिंग आप समझ सकते हैं, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर अप टू दिस लोकेशन। सो 3 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर। या आप कह सकते हैं यहाँ तक कितना हुआ, 31 मिलीमीटर हो गया, 31 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ तक 31 मिलीमीटर है। उसके आगे ये थोड़ी सी वैल्यू और है, ये जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल का रीडिंग। तो ये वर्नियर स्केल का रीडिंग अगर हमको मिल जाए, बस ये वैल्यू आपको ऐड कर देना है, जो मेन स्केल की रीडिंग है 31 मिलीमीटर, उसमें ऐड कर देना है, तो आपको टोटल रीडिंग मिल जाएगी। अब ये जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये कितनी होती है, ये होती है, आप काउंट करो कि कौन सा डिवीज़न, कौन सा मार्क उसके किसी एक मार्क से कोइंसाइड कर रहा है, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से। तो आप यहाँ से आगे बढ़ो, देखो पहला ही जो डिवीज़न है, जो पहला मार्क है, वो इसके इस मार्क से कोइंसाइड कर गया, तो फर्स्ट, तो 1 को मल्टीप्लाई करो लीस्ट काउंट से, दैट इज़ 0.1 mm। तो ये हो गई वर्नियर स्केल की रीडिंग। और मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 3 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर, मतलब 31 मिलीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल रीडिंग ये होती है मेन स्केल की रीडिंग विच इज़ 31 मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग जो कि है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, 31.1 मिलीमीटर। ये हमको रीडिंग मिल तो गई, लेकिन इसमें एरर है, 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव 0 एरर का मैग्नीट्यूड इस रीडिंग में ऐड कर दो। नेगेटिव 0 एरर अभी हम कैलकुलेट किए हैं 0.4 mm है, तो एक्चुअल रीडिंग या कह लो कि स्फीयर का एक्चुअल डायमीटर, जो डायमीटर उसने पूछा है ये हो जाएगा मीजर्ड वैल्यू, मिलीमीटर में है ये, प्लस नेगेटिव 0 एरर का मैग्नीट्यूड, तो ये भी मिलीमीटर में, दोनों को ऐड किया, ये मिल गया हमको। ठीक है, और ऑप्शंस में जो हमको वैल्यूज़ दी गई हैं सेंटीमीटर में है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने एक पीवी डायग्राम दिया है, एक प्रोसेस दिया गया है इसमें, साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें स्टेप्स हैं 1 2 3 4। पूछा गया है ये प्रोसेस किसी गैस पर रन किया गया है। पूछा गया इसमें से कौन कौन सी स्टेप ऐसी है जिस स्टेप में गैस ने हीट एब्जॉर्ब करी गई है, मतलब सिस्टम को हीट दी गई है। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको पता होना चाहिए जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो डेल्टा क्यू होता है पॉजिटिव, डेल्टा क्यू लिखो या क्यू लिखो। जब उससे हीट निकालते हैं तो डेल्टा क्यू होता है नेगेटिव। जब सिस्टम वर्क करता है, एक्सपेंशन होता है, तो वर्क पॉजिटिव होता है, और जब कंप्रेशन होता है तो वर्क नेगेटिव होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, डेल्टा यू पॉजिटिव होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो डेल्टा यू नेगेटिव होता है। यहाँ पर अगर हम आइसोथर्मल कर्व्स बनाएं, मतलब आइसोथर्म्स, तो वो इस टाइप के बनेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर के पीवी डायग्राम्स। ठीक है, इसमें किसी एक कर्व की बात करें तो उस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब जैसे जैसे इसमें ऊपर जाओगे, ऊपर के आइसोथर्म्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नीचे के आइसोथर्म्स का टेम्परेचर कम होता है। मतलब ये जिस टेम्परेचर पे बना है उससे कम टेम्परेचर पर ये होगा, उससे कम टेम्परेचर पर ये होगा, एंड सो ऑन। अब देखो अगर हम स्टेप 1 की बात करें, यहाँ से अगर आप यहाँ तक जाओगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंशन है। तो पहली स्टेप के लिए वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरी बात, जब आप इधर जाओगे तो आप हायर आइसोथर्म्स की तरफ जा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। या आप ऐसे समझ लो, अगर आपको आइसोथर्म नहीं पता, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ज़रा इसके हिसाब से सोच लो, अगर ये कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा,
तो इसको भी इंक्रीज़ होना पड़ेगा, उसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इंटरनल एनर्जी विच इज़ NCVT वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए डेल्टा यू पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप में ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का सम डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो दो पॉजिटिव को आप ऐड करोगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो पहली स्टेप में डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, मतलब सिस्टम को हीट दी गई है, फर्स्ट स्टेप में हीट दी जा रही है, तो Q1 या डेल्टा Q1 जो भी आप बोलें दैट इज़ पॉजिटिव। इसी तरीके से सेकंड स्टेप को देखो, सेकंड स्टेप में वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब वर्क डन 0। अच्छा, सेकंड स्टेप में आप देखो ये ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब कि हम लोअर आइसोथर्म की तरफ जा रहे हैं, तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा। या फिर ऐसे समझ लो PV = nRT के हिसाब से देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर कम हो रहा है तो ये पूरा कम होगा, तो फिर टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो डेल्टा यू नेगेटिव बन जाएगा। 0 और नेगेटिव दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। मतलब कि सिस्टम से हीट निकाली जा रही है सेकंड स्टेप में, तो फॉर द सेकंड स्टेप दिस इज़ नेगेटिव। थर्ड स्टेप को देखो, थर्ड स्टेप में वॉल्यूम देखो कम हो रहा है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दूसरी बात, हम लोअर आइसोथर्म की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव्स को आप ऐड कर दो तो डेल्टा Q3 मिल जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब सिस्टम से हीट निकाली जा रही है, ठीक है। चौथे स्टेप को देखो, इसमें देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिख रहा है आपको वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। और देखो ऊपर के आइसोथर्म की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 0 और पॉजिटिव को ऐड करोगे, इन दोनों का सम होता है ये, तो 0 और पॉजिटिव को ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब सिस्टम को हीट दी जा रही है। तो आप देख लो कौन कौन सी स्टेप में सिस्टम को हीट दी जा रही है। स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 4 में सिस्टम को हीट दी जा रही है, स्टेप 2 और 3 में सिस्टम से हीट निकाली जा रही है, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट को एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रख दिया गया पॉइंट O पर, इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसकी दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। आगे में एक कॉन्केव लेंस और रखा है, उसका भी मटेरियल 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसकी दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज़ ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये भी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है इन दोनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसका टोटल मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, f1 और f2। फोकल लेंथ पता है तो u पता है, तो फिर हम v कैलकुलेट करेंगे, v को यूज़ करके हम मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे दोनों का अलग अलग, m1 और m2, और फिर m1 m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। पहले लेंस की अगर हम बात करें, इसकी फोकल लेंथ μ-1 1/r1 लेफ़्ट सरफेस के लिए, r पॉजिटिव है, -1/r2 और r2 नेगेटिव है, तो इसको हम लिख देंगे -20, ठीक है, प्रॉपर साइन के साथ। तो ये हमको मिल गया, तो f1 की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इस लेंस की फोकल लेंथ μ-1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है तो इसके लिए r1 नेगेटिव होगा और इसका r2 पॉजिटिव होगा। सो r1 -1/r1 -1/r2, तो ये हमको मिल जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए क्योंकि ये साइन के साथ मिल गया है, तो f2 का वैल्यू हमें, कॉन्केव लेंस का अगर साइन के साथ आप बात करोगे तो फोकल लेंथ शुड बी नेगेटिव, सो दिस इज़ -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मिल गई। अब आप देखो पहले क्या होगा, इसमें ये लेंस, इस पर लाइट रेज आएंगी फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, वो उसकी इमेज बना देगा। वो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर दिस लेंस, क्योंकि
लाइट रेज इस लेंस से पार होने के बाद कोई रुक तो जाएंगी नहीं, इससे पार होने के बाद फिर वो उस लेंस के पास जाएंगी, उससे पार होंगी। तो जो ये इमेज बनाएगा वही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अच्छा, ये इमेज कहाँ बना रहा है, उसके लिए हम लेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं फॉर दिस लेंस 1/v माइनस 1/u, और u कितना हो जाएगा, साइन कन्वेंशन, ये ओरिजिन है, इधर नेगेटिव x है उधर पॉजिटिव x है। सो u की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी -10। दिस इज इक्वल टू 1/f1, और f1 कितना है +20। तो ये हमको मिल रहा है, v का वैल्यू आ रहा है -20 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब लेफ्ट में, लेंस के लेफ्ट में, और 20 पर, लेफ्ट में 20 पर मतलब ऑब्जेक्ट के भी पीछे ये इमेज बनाएगा, लेफ्ट में बनाएगा, ऑब्जेक्ट के भी पीछे बनाएगा, अपने से 20 सेंटीमीटर दूरी पर लेफ्ट साइड में बनाएगा। ऑब्वियसली वो एक वर्चुअल इमेज होगी और वो सीधी इमेज बनेगी। तो ये पहली इमेज बन गई I1 जो कि इस लेंस ने बनाई। अच्छा, इसने जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस किया M1, ये क्या हो जाएगा V/u। तो v इसके लिए कितना है -20, और इसके लिए u कितना है -10। तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन हो गया 2। अब इसने जो इमेज बनाई है वही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो फॉर दिस लेंस ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगी, 20 एंड 10 मतलब कि 30। सो फॉर दिस लेंस u का वैल्यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब हम इस लेंस के लिए जो ये ऑब्जेक्ट है उसकी ये इमेज बनाएगा। तो इस लेंस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u, साइन के साथ u की वैल्यू -30, दिस इज इक्वल टू 1/f, और इसके लिए जो f है विथ प्रॉपर साइन हमें लेना पड़ेगा -20 सेंटीमीटर। तो 1/v हमको मिल गया -1/30 माइनस 1/20, तो v का वैल्यू हमको मिल गया -12 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब लेफ्ट में, इस लेंस के लेफ्ट साइड में ये अपने से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये इमेज बनाएगा, विच इज़ ऑब्वियसली द फाइनल इमेज। अच्छा, तो फिर इस कॉन्केव लेंस की अगर बात करी जाए, इसने कितना मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस किया, अगेन द सेम फार्मूला v/u। इसके लिए v की वैल्यू है -12 और u की वैल्यू है -30। कितना बनेगा ये इतना बन जाएगा 2/5, राइट। तो इसका भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है और उसका भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, दोनों मैग्नीफिकेशंस पॉजिटिव हैं। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा टोटल मैग्नीफिकेशन। तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल मैग्नीफिकेशन बनेगा m1 इंटू m2। m1 है ये 2 के बराबर और m2 है 2/5, तो ये हो गया 4/5। दिस इज 0.8। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है एक हैवी न्यूक्लियस है Q और वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, अल्फ़ा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है। अल्फ़ा डीके की प्रोबेबिलिटी है 60% और बीटा डीके की प्रोबेबिलिटी उसमें है 40%। अगर स्टार्टिंग में 1000 न्यूक्लियाई उसके लिए जाएं तो 1 घंटे में, स्टार्टिंग के 1 आवर में कितने अल्फ़ा डीके हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो देखो, स्टार्टिंग में जो नंबर है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज़ 1000। जब हम ये फार्मूला लगाते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, तो ये हमको बताता है द नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t, एट टाइम t, ठीक है। या फिर हम ये लिख सकते हैं n इक्वल टू n0 अपॉन 2 की पावर n, अगर हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स पता है। अब उसने ये बोला है कि उसका हाफ लाइफ है 20 मिनट्स। अगर 20 मिनट्स हाफ लाइफ है तो 1 आवर में कितने हाफ लाइफ्स हो जाएंगे, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, 3 हाफ लाइफ्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ द रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतना हो जाएगा, इतने न्यूक्लियाई बचे रह जाएंगे, डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे टी टाइम के बाद, मतलब कि 1 घंटे के बाद 3 हाफ लाइफ्स में। तो 1000 अपॉन 8 ये है नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई। तो जितने डिसइंटीग्रेट हो गए उनका नंबर क्या होगा, उनका नंबर हो जाएगा n0 माइनस n। स्टार्टिंग में इतने थे और फिर इतने बचे रह गए, इतने बचे रह गए, तो डिसइंटीग्रेट इतने हो गए।
ठीक है, इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए। अभी जो टोटल डिसइंटीग्रेशन हुआ है इसमें से 60% अल्फा डीके होंगे और 40% बीटा डीके। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर डिकेइंग इन दिस मच टाइम। इसका 60% इतना हो गया, तो नंबर ऑफ अल्फा डीके जो उसने हमसे पूछा है वो ये हो जाएगा। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। इतने अल्फा डीके होंगे स्टार्टिंग के 1 आवर में। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए उसने बोला है ग्राउंड से कोई पॉइंट है O, वहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 5√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर 45 डिग्री पर। जब ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तब ये स्प्लिट होता है 2 बराबर के फ्रैगमेंट्स में। उसमें से एक फ्रैगमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आता है और उसको आने में 0.5 सेकेंड लगते हैं स्प्लिटिंग के बाद। दूसरा फ्रैगमेंट हाईएस्ट पॉइंट पर स्प्लिट हुआ, एक फ्रैगमेंट सीधा नीचे आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड और इसको आने में लगा 0.5 सेकेंड। दूसरा फ्रैगमेंट स्प्लिटिंग से ग्राउंड तक आने में टी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा और ये इस प्रोजेक्शन पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पर जाकर के गिरा। तो आपको बताना है ये t क्या है और ये x क्या है। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5√2 के कंपोनेंट बना लो, 5√2 cos 45 एंड 5√2 sin 45। ठीक है, अगर ये वर्टिकली अपवर्ड इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ये है 5 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये जाएगा वो आपको मिल जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है और इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको टाइम क्या लगेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये है uy जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड, g का वैल्यू है 10। तो ये 1 सेकेंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर स्प्लिट ना होता तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इतना बनता। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड। इसको आप चाहे तो t1 बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में 0.5 सेकेंड लगेंगे। अब इसकी स्प्लिटिंग होगी। आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहती है, तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है ये 5 ऐसे ही बना रहेगा। जस्ट बिफोर द स्प्लिटिंग पूरी ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड और वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही होगी, वर्टिकली कोई वेलोसिटी तो है नहीं हाईएस्ट पॉइंट पर। जब ये स्प्लिट होगा, जैसे इस ऑब्जेक्ट का आप टोटल मास अगर 2m मान लें तो स्प्लिट होने से पहले ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली। स्प्लिट होने के बाद इसके 2 मास बन जाएंगे, जिसमें से पहले मास, एक मास के बारे में बोला गया कि वर्टिकली डाउनवर्ड आया। इसका मतलब ये है कि स्प्लिटिंग के फ़ौरन बाद उसमें कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि अगर होती लेफ़्ट में होती तो वो कुछ ऐसे आता, अगर राइट में कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती तो वो कुछ ऐसे जाता। सीधा नीचे तब वो आएगा जब कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसमें ना हो इमीडिएटली आफ्टर द स्प्लिटिंग। अच्छा देखो, इस ऑब्जेक्ट में हॉरिजॉन्टली कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जो भी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम होगा वो सिर्फ इस सेकंड पार्ट में होगा, दूसरे पार्ट में। दोनों का मास बराबर है, तो अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम जैसे u1 ले लेते हैं मान लो, अब अकेला मास m, इसको पूरा मोमेंटम मिल जाना चाहिए m u1, तो वो मोमेंटम इस मोमेंटम के बराबर होना चाहिए जो स्प्लिटिंग से पहले हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। सो 2m × 5, ये मोमेंटम सारा की सारा वो अकेला फ्रैगमेंट लेकर के आगे चला जाएगा। इसका मतलब इमीडिएटली आफ्टर द स्प्लिटिंग वो हॉरिजॉन्टली राइट में मूव कर रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये सेकेंड फ्रैगमेंट 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करना चालू करेगा, सेकेंड फ्रैगमेंट 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक फ्रैगमेंट जो है वो सीधा नीचे गिरेगा। अब इसने जो टाइम दिया है ना नीचे गिरने का टाइम 0.5 सेकेंड, उससे ये पता चल रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर द स्प्लिटिंग पहले फ्रैगमेंट की वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 है। इसमें ना तो कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है पहले फ्रैगमेंट में, ना कोई वर्टिकल वेलोसिटी है। कैसे पता चलेगा?
आप वर्टिकल डायरेक्शन में पहले फ्रैगमेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करके देख लो। ठीक है, हमने डायरेक्टली इसलिए बोल दिया क्योंकि अगर इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 0.5 सेकंड लग रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अगर आप उतनी हाइट से, जितनी भी हाइट ये चलेगा 0.5 सेकंड में जितनी भी हाइट तक ऊपर जाएगा, उतनी ही हाइट से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर दोगे तो उसको नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, 0.5 सेकंड रिलीज़ करने पर। अगर ऊपर नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो फिर वो टाइम चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी एट दिस लोकेशन इमीडिएटली आफ्टर द स्प्लिटिंग दैट शुड बी 0, तब इसको 0.5 सेकंड लगेगा। आप ये फॉर्मूले से चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। इसमें एस वाई की आप यही वैल्यू रख दो। इसको ग्राउंड तक आना है ना, डाउनवर्ड इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, वो यहाँ पर रख दो। यू वाई आपको कैलकुलेट करना है, टाइम आपको उसने खुद ही दे दिया 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो। ए वाई की वैल्यू जी है वो 10 ले लो, आपको यू वाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, 0.5 सेकंड के हिसाब से हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इसमें पहले फ्रैगमेंट में वर्टिकली कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। अच्छा, अगर पूरी की पूरी बॉडी स्प्लिटिंग से पहले हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इसका मतलब इसमें कोई वर्टिकल मोमेंटम नहीं है। स्प्लिटिंग के बाद भी दोनों बॉडीज़ का, दोनों फ्रैगमेंट्स का कंबाइंड वर्टिकल मोमेंटम शुड बी 0। अब अगर एक फ्रैगमेंट में कोई वर्टिकल मोमेंटम नहीं है तो दूसरे में भी नहीं होगा। समझ गए बात को? इसका मतलब दूसरा जो बॉडी है वो वर्टिकली मूव नहीं करेगा स्प्लिटिंग के फ़ौरन बाद, हॉरिजॉन्टली सिर्फ मूव करेगा, केवल यही एक अकेले वेलोसिटी है। ठीक है, फिर बाद में वो धीरे धीरे जी की वजह से नीचे आएगा, हॉरिजॉन्टली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये नीचे आना चालू होगा। ओके, अब देखो वर्टिकल स्प्लिटिंग में क्या हुआ ना, इस ऑब्जेक्ट का वर्टिकल मोशन पे असर नहीं पड़ा। सेकंड फ्रैगमेंट को भी अगर देखा जाए तो वर्टिकल वेलोसिटी तो इनिशियली उसकी भी 0 है, तो उसको अभी भी उसको भी इतना ही नीचे आना है, वर्टिकली तो उसको भी उतना ही नीचे आना, तो उसको भी टाइम उतना ही लगेगा। समझ रहे बात को? जैसे इस फ्रैगमेंट का हुआ वैसे उस फ्रैगमेंट का, इसका भी यू वाई 0, इसका भी यू वाई 0, स्प्लिटिंग के फ़ौरन बाद यू वाई दोनों का 0 है। तो जो इसको चलना है ग्राउंड तक आने के लिए उतना ही उसको भी चलना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड तक आने के लिए, तो दोनों को ग्राउंड तक आने में टाइम सेम लगेगा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ वाई टी के टी स्क्वायर के हिसाब से। तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। इसको 0.5 सेकंड लग रहा है, उसको भी 0.5 सेकंड ही लगेगा। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू तो ये मिल गई जो उसने पूछा था हमसे, टी की वैल्यू हमको मिल रही है 0.5 सेकंड, एक आंसर ये मिल गया। दूसरा इसने पूछा है कि प्रोजेक्शन पॉइंट से कितनी दूरी पर जा करके गिरेगा। उसके लिए देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज़ 5 इंटू जो टाइम है, वो टाइम कितना है 0.5 सेकेंड, तो ये हो गया 2.5 सेकेंड। उसके बाद जब ये 10 कांस्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 10 कांस्टेंट रहेगी, बाकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। तो 10 से चलेगा तो इन दिस टाइम इंटरवल कितना आगे चला जाएगा, 0.5 सेकेंड में ये 5 मीटर आगे चला जाएगा। सो दिस 5 मीटर एंड दिस 2.5 मीटर। ये जो हमसे दूसरी चीज़ पूछी गई है x की वैल्यू, दिस इज़ 2.5 प्लस 5, दिस इज़ 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में इसने ये फिगर दिया है और बोल रहा है कि ये जो स्विच है वो पहले P पर कनेक्टेड था और स्टेडी स्टेट बनी हुई थी, तब इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो है Q1 माइक्रो कूलम। उसके बाद फिर हमने इसको P से हटा करके Q पर कनेक्ट कर दिया और स्टेडी स्टेट आ गई। अब स्टेडी स्टेट में जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो है Q2 माइक्रो कूलम। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर Q1 और Q2। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। देखो जब ये S P से कनेक्टेड होगा तो इस Q का कोई काम नहीं है, एक सिंपली से एक वायर, इसको आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। अब देखो ये पूरा एक सर्किट बन गया, एक लूप बन रहा है। ठीक है, ये तो ओपन सर्किट का काम करेगा स्टेडी स्टेट में। ये जो लूप बन रहा है इसमें एक ये सेल और एक ये सेल, इनकी पोलरिटी एक दूसरे के अपोजिट है। तो 2 वोल्ट और ये 1 वोल्ट, 2 माइनस 1 वोल्ट टोटल EMF और इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा 2 + 1 3 ओम। तो ये करंट है जो कि इस लूप में इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। स्टेडी स्टेट में इससे कोई करंट पास नहीं होगी, 1/3 एम्पियर ये करंट पास हो रही है। अब अगर इस कैपेसिटर पर चार्ज है मान लो Q1, तो आप ये लूप सिलेक्ट कर लो और इसमें किरचॉफ लॉ लगा दो। पोटेंशियल का राइज है +2 वोल्ट। उसके बाद करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो ड्रॉप होगा।
अच्छा, कितना ड्रॉप होगा? रेजिस्टेंस इनटू दिस करंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम इधर चले, ये भी ड्रॉप ही होना चाहिए क्योंकि जो अकेला राइज है वो ज़्यादा है, ये राइज ज़्यादा है, ये ड्रॉप कम है। तो ये अकेला राइज, ये ड्रॉप और इसमें भी ड्रॉप होगा, तब ये दोनों ड्रॉप मिल करके उस राइज के बराबर बन सकते हैं, इसीलिए हमने ये पोलैरिटी दिखा रखी है, ठीक है। ओके, सो आगे चले, यहाँ पर आए, कैपेसिटर से पार हुए, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी ड्रॉप है। और ड्रॉप ये कितना होगा? ड्रॉप है तो माइनस लिख दिया, और ये ड्रॉप इतना हो जाएगा Q/C, Q1/C। तो ये लूप कंप्लीट हो गया किरचॉफ लॉ के हिसाब से। टोटल सम सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का ये हो गया 0। इसको सॉल्व करो, इससे आपको Q1 मिल जाएगा 4/3। तो Q1 का वैल्यू आ गया 4/3 इंटू C, और C की वैल्यू है 1 माइक्रो फैरड, मतलब कि ये हमको मिल गया, ये हमको Q1 की वैल्यू मिल रही है 4/3 माइक्रो कूलम। अब देखो सेकंड केस में जब वो उस स्विच को चेंज करेगा और Q पर ला करके कनेक्ट करेगा यहाँ पर, तो इधर से ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये डिसकनेक्ट हो गया तो फिर ये सेल बेकार हो गया, यूजलेस है ये। तो सर्किट सिर्फ इतना बनेगा, ये सर्किट है, बीच में कैपेसिटर भी लगा हुआ है। अब ये अकेला सेल है जो कि इस लूप में करंट फ्लो कराता रहेगा, स्टेडी स्टेट में फुल्ली चार्ज रहेगा, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इस पूरे लूप को अगर देखा जाए तो अकेला ये सेल है और ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं। तो ये जो करंट फ्लो होगी ये बन जाएगी 2 वोल्ट/3 ओम, ये करंट है। फिर से वही काम करो आप, किरचॉफ लॉ लगा दो, 2 वोल्ट का राइज, उसके बाद ड्रॉप है 2 इंटू आई का, उसके बाद फिर एक ड्रॉप है और अब चार्ज है Q2। तो Q2 की वैल्यू ये आ जाएगी 2/3 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए इसने बोला है 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक पॉइंट चार्ज है -Q जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है, और दूसरा पॉइंट चार्ज है +Q/√3, और ये रखा गया है 2,0 पर इन द XY प्लेन। ये डिस्टेंस है मीटर में, दिस इज़ 2 मीटर। अब एक सर्किल उसने बनाया है, बोला है कि ये एक इक्वी पोटेंशियल सर्किल है, मतलब कि इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, और उस पोटेंशियल की वैल्यू भी इसने बता दी है 0 हर एक पॉइंट पर, सर्किल के हर एक पॉइंट पर। इस सर्किल की रेडियस अगर r है तो वो कितनी है ये आपको बताना है, और इस सर्किल का सेंटर अगर B,0 है तो ये B का वैल्यू कितना है ये आपको बताना है। देखो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं सर्किल पर कोई एक पॉइंट है x, y। इस पॉइंट x, y की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है और इस चार्ज से 2,0 से डिस्टेंस कितनी है, वी कैन फाइंड इट। अब इस सर्किल का कोई भी अगर हम पॉइंट देखें, -Q उस पर पोटेंशियल जनरेट करेगा नेगेटिव, +Q/√3 जनरेट करेगा पोटेंशियल पॉजिटिव, दोनों मिलकर के टोटल होना चाहिए 0। इस कंडीशन को ज़रा हम यूज़ कर लेते हैं, K इंटू -Q। -Q का उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, √x² + y²। तो ये पोटेंशियल जनरेट किया -Q ने उस पॉइंट पर, और पॉजिटिव चार्ज ने इतना पोटेंशियल जनरेट किया कि चार्ज अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस। तो x, y की 2,0 से डिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये हो गया टोटल पोटेंशियल, और ये टोटल पोटेंशियल होना चाहिए 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको राइट में ले जाओ, स्क्वायर कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ये y² यहाँ पर हम लिख दिए। तो ये हमको मिल रहा है 3x², दिस इज 2x² + 2y² माइनस 12x एंड +12 = 0। ओके, ये हमको मिल गया। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सर्किल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब अगर ये सर्किल है तो इसको आप कंपेयर कर लो सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एंड दैट इज़ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस सर्किल का सेंटर होता है -g, -f, और इसकी रेडियस होती है √g² + f² - c।
कंपेयर करोगे x का कोएफिशिएंट है -6, यहाँ पर है 2g, तो g का वैल्यू आपको मिल जाएगा -3। y का कोएफिशिएंट है 0, तो f का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0। इसका मतलब सेंटर क्या हो गया, सेंटर है -g, -f, तो सेंटर हो जाएगा -g, +3 हो गया, -f। तो सेंटर अगर ये हो गया तो आप समझ सकते हैं b का वैल्यू कितना है, 3, दिस इज 3 मीटर। और c का वैल्यू 6 है, कंपेयर करके जो हमें c की वैल्यू मिल रही है दैट इज 6। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, √g² + f² - c। तो रेडियस की वैल्यू हमको मिल रही है √3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ये एक सिलेंडर है, क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि ये सॉलिड है या हॉलो है, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके सेंटर पर हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लगा दिया हमने F, एक रफ सरफेस पर रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू। तो अब आपको बताना है, इसमें पहली ऑप्शन में ये बोला गया है कि इसके सेंटर का जो एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये सॉलिड है या फिर ये हॉलो है। गिवन है कंडीशन फॉर ऑल दी 4 ऑप्शंस, गिवन कंडीशन है कि यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है, वो आपको लेके चलना है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर दिस इज सॉलिड सिलेंडर और ए हॉलो सिलेंडर। आपको बताना करेक्ट या इनकरेक्ट। दूसरी ऑप्शन इसने ये बोला है कि अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसके सेंटर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है दैट इज 2, सेकेंड ऑप्शन में 2 μg. This can be the maximum acceleration of the center of the cylinder if this is a solid cylinder, obviously without slipping in case of pure rolling. थर्ड ऑप्शन में इसने ये बोला है कि इस सिलेंडर पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी वैल्यू हमेशा होगी μmg। आपको बताना है ये ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट। और चौथी ऑप्शन में ये इसने बोला है कि अगर ये एक हॉलो सिलेंडर है, पतली शीट का बना हुआ, तो इसके सेंटर का जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू इतनी होगी। करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है। देखो तीसरी ऑप्शन तो आप ऐसे ही बोल सकते हो ये गलत है, क्योंकि ये जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू तो इसने बताई नहीं। फोर्स हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है। इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वेरिएबल होता है, बदल सकता है। आप ज़्यादा फोर्स लगा दोगे ज़्यादा स्लिपिंग का टेंडेंसी आ जाएगा, ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। आप कम फोर्स लगाओगे, कम स्लिपिंग का टेंडेंसी होगा तो कम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं होगा, उसकी जो अपर लिमिट है ना, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो इतनी बनेगी। इसका मतलब ये नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इतना हमेशा लगेगा, तो उसने बोल दिया कि वो हमेशा इतना ही लगेगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आपको कोई कैलकुलेशन इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़रा हम ये देखते हैं कि सेंटर का जो एक्सेलरेशन आएगा इस सिलेंडर का, वो एक्सेलरेशन क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये सॉलिड है या फिर हॉलो है। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हम ये एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ये सॉलिड है या हॉलो है, क्योंकि सॉलिड और हॉलो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। ठीक है, ओके। अब ये जो भी है, मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। देखो अगर ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ होती, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगता पासिंग थ्रू द सेंटर, एक वेट लगता पासिंग थ्रू द सेंटर, एक फोर्स लग रहा है पासिंग थ्रू द सेंटर। केवल 3 फोर्स लगते अगर ये स्मूथ सरफेस होती और तीनों सेंटर से पार हो रहे हैं। इसका मतलब इस पर टोटल टॉर्क कितना बनता, अबाउट द सेंटर 0। टोटल टॉर्क 0, इसका मतलब कोई रोटेशन का टेंडेंसी नहीं होता। हाँ, फोर्स की वजह से ये राइट में चलता, ट्रांसलेशन तो आता लेकिन रोटेशन नहीं आता। तो ये बगैर घूमे, बिना घूमे, ये ऐसे ही राइट में चलना चाहता, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन एट दिस सरफेस। इसका मतलब बॉटम पॉइंट किधर स्लिप होना चाहेगा, राइट में, पूरा का पूरा बगैर घूमे अगर राइट में जाएगा तो स्लिप होकर के जाएगा, स्लिप होकर जाना चाहिए। तो इस पॉइंट में राइट में अगर स्लिपिंग का टेंडेंसी है, इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी लेफ्ट में। ये फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा और ये होगा एक स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये कितना लगेगा दैट डिपेंड्स अपॉन आपने इसको कितना लगा रखा है। ये जितना ज़्यादा करोगे आप
स्लिपिंग का टेंडेंसी उतना ज़्यादा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ज़्यादा हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो अगर हम सिलेंडर की बात करें, हॉरिजॉन्टली यही 2 फोर्स हैं, बाकी वर्टिकली ये 2 और भी हैं। इसका मास आप m मान लो, रेडियस गिवन है r है। हॉरिजॉन्टली एक f लग रहा है, एक ये लग रहा है, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सिर्फ f लिख देते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए, ये हो जाना चाहिए सेंटर का एक्सेलरेशन। दूसरी बात, सेंटर के अबाउट केवल एक फोर्स है जो टॉर्क जनरेट करेगा, एंड दैट इज़ द फ्रिक्शन। वो टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दो, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो होना चाहिए a इक्वल टू आर अल्फा। ए ये रहा और r इंटू अल्फा, अल्फा की ये वैल्यू है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है दिस इज mr स्क्वायर अपॉन i, mr स्क्वायर अपॉन i प्लस 1। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई i इंटू एफ अपॉन i प्लस mr स्क्वायर। ठीक है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब इसको आप यहाँ पर यूज़ कर लो, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन बन रहा है f माइनस एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। ये हमको मिल गया ए का वैल्यू। अब बताओ ये ए आई पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है? ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ये सॉलिड है या हॉलो है। अगर सॉलिड होगा तो हाफ एम आर स्क्वायर आई की वैल्यू आप रखोगे, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी एफ के टर्म्स में। और अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो इसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर आएगी। ऑब्वियसली आई की वैल्यू बदल गई तो ए की वैल्यू बदल जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ये डिपेंड करेगा हॉलो है या सॉलिड है, उस पर डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू कितनी आएगी। सेकंड ऑप्शन में जो उसने हमसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन की कितनी हो सकती है एक सॉलिड सिलेंडर के लिए। देखो सॉलिड हो या हॉलो हो, ए की हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। ए की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए, ये तो फिक्स है, तो आप एफ को मैक्सिमम कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये एफ की क्या बात, एफ को क्या कर सकते हैं बताओ? एफ को कितना बढ़ा सकते हैं? जितना चाहे उतना बढ़ा दें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो यहाँ स्लिपिंग हो जाएगी। और क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब आप एफ को उतना ही बढ़ा सकते हो, उतनी ही लास्ट लिमिट तक, जब तक प्योर रोलिंग होती रहे। ठीक है, आप एफ को बढ़ाते चले गए, मैक्सिमम इतना कर दिया, बस आप स्लिपिंग की कगार पे पहुंच गया। जब ये स्लिपिंग की कगार पे पहुंच जाएगा तब जाकर के स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम बन जाएगा म्यू एम जी के बराबर। कहाँ गया फ्रिक्शन? ये रहा फ्रिक्शन। जब स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी के बराबर हो गया, बस ये लास्ट लिमिट है उसके स्लिप होने का, अब इसके जस्ट बाद स्लिप हो जाएगा, तो इससे आपको फिर मिल जाएगा एफ का वैल्यू। और ये सॉलिड सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, एफ का हमें वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर आई का वैल्यू सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ये आ गया f/3, तो ये f/3 की वैल्यू इतनी आ गई लिमिटिंग केस में, व्हेन द सिलेंडर इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, आप मैक्सिमम f को इतना कर सकते हैं जिसके लिए स्लिपिंग नहीं होगी, इससे ज़्यादा कर दोगे तो स्लिपिंग हो जाएगी। प्योर रोलिंग अगर आप चाहते हो कि होती रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको f का वैल्यू इतना रखना है। अब f का वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे ताकि a का वैल्यू बढ़ जाए। मैक्सिमम a के लिए f को मैक्सिमम कर दो, मतलब इतना मैक्सिमम अंडर द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो देखो a की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी फॉर ए सॉलिड सिलेंडर, f का वैल्यू आप ये रख दो मैक्सिमम 3 म्यू एम जी इंटू आर स्क्वायर, और सॉलिड सिलेंडर है तो आई की वैल्यू है 1/2 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर ये कैपिटल है ये भी, तो एम आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में है 3 म्यू जी और दिस इज़ 3/2, सो दिस इज़ 2 म्यू जी। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2 म्यू जी फॉर ए सॉलिड सिलेंडर गिवन दैट प्योर रोलिंग होती रहे तब। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है।
अच्छा, थर्ड ऑप्शन तो आपको बता ही दिए। फोर्थ ऑप्शन, अगर ये एक हॉलो सिलेंडर हो तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा फॉर ए गिवन एफ की जो भी वैल्यू है, एफ के टर्म्स में आपको बताना एक्सेलरेशन क्या है। तो ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है हमारे सामने। इसमें आप हॉलो सिलेंडर के लिए आई की वैल्यू को कर दो। आई कितना होता है फॉर ए हॉलो सिलेंडर, आई कितना होता है mr²। तो ये बन जाएगा f बाई r² कैंसिल 2m। उसने स्मॉल m लिया है, हम कैपिटल M लिख दिए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है f बाई 2m। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने बोला है एक स्लैब है जो कि N1 और N2 दो मटेरियल से मिलकर के बनी है। ये N2 है और ये N1 है। इसको हवा में रखा गया है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हवा का। बोल रहा है कि इधर से एक लाइट रे चलते हुए आ रही है N1 से N2, इन दोनों की जो इंटरफेस है इस पर इंसिडेंट है थीटा एंगल पर, और साइन थीटा 1/N1 से ज़रा सा बड़ा है, स्लाइटली ग्रेटर देन। इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये साइन इनवर्स 1/N1 से ज़रा सा बड़ा है। अब ये जो साइन इनवर्स 1/N है ये तो है क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, लेकिन बस ज़रा सा बड़ा है, नेग्लिजिबल अमाउंट से। अब देखो, अगर ये N2 ना होता, सिर्फ N1 होता और उसके ऊपर हवा होती, तो इस मटेरियल और हवा की इंटरफेस के केस में क्रिटिकल एंगल बन जाता साइन इनवर्स 1/N1। और उस केस में ये लाइट रे ऑब्वियसली, ये थीटा जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता तो लाइट रे वापस इसी मीडियम में आ जाती। जब ऐसी सिचुएशन बन रही है, ये केस जब N2 ना हो, N1 हो और हवा हो और ये सिचुएशन बने, तो लाइट रे को वापस आना है। अब आप सुनो, यहाँ पर अगर कोई भी एक स्लैब रख दी जाए, N2 का वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो N1 से ज़्यादा हो या N1 से कम हो या वो हवा के बराबर हो, उसकी वैल्यू 1 हो, तो इन एनी केस, चाहे वो बराबर हो N2 N1 के बराबर हो, इन एनी केस ये लाइट रे अल्टीमेटली इसी मीडियम में लौटेगी, इसी में रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड बैक जो उसने 3 ऑप्शंस में बोला है B C D, वो तीनों करेक्ट हैं। उसका रीज़न, अब ये रिफ्लेक्टेड बैक, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, या तो ये यहीं से लौट सकती है या फिर ये इसमें चली जाएगी N2 में और फिर यहाँ से लौट करके डेफिनेटली ज़रूर आएगी। अगर ये लाइट रे N1 से N2 में चली भी गई तो भी वो N2 और हवा की जो इंटरफेस है वहाँ से लौट करके चली आएगी, क्योंकि ये गिवन कंडीशन जो है ना उसके हिसाब से। अब ये हमने कैसे बोल दिया कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ N2, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेसेस हमको ये देखने को मिल रहे हैं 1 और N1। अब जो N2 की वैल्यू है वो N1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, 1 और N1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अच्छा, 1 से छोटी तो हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर कुछ हो सकती है। फॉर एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ N2 ये लाइट रे को लौटना है। कैसे, ये हम कैसे बोल रहे हैं, आपको एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा देते हैं, एक केस लेकर के समझा देते हैं। देखो, मान लेते हैं कि N2 N1 से छोटा है, ठीक है, N2 N1 से छोटा है। होगा ये कि अगर N1 के ठीक ऊपर हवा होती तो क्रिटिकल एंगल ये बनता साइन इनवर्स 1/N1। लेकिन जब ये N2 आ गया तो ऑब्वियसली N2 1 से तो बड़ा ही होगा। कोई भी मटेरियल हो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा ही होता है। अब जब ये N2 आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 से बड़ा है, तो अब यहाँ पर इन दोनों के इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कुछ बड़ा हो जाएगा। N1 और N2 के केस में ये डेंसर अगर है और ये रेयरर है, N1 ग्रेटर है, डेंसर है ना, तो उस केस में क्रिटिकल एंगल क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स N2/N1। ये क्रिटिकल एंगल है। आप देख सकते हैं पहले क्रिटिकल एंगल बन रहा था जब N1 के ऊपर हवा थी, साइन इनवर्स 1/N1, और अब क्रिटिकल एंगल बन रहा है साइन इनवर्स N2/N1। तो N2 जब ऊपर आ गया तो 1/N1 और ये N2/N1, तो N2/N1 ऑब्वियसली बड़ा है, N2 1 से बड़ा है ना, इसलिए तो ये बड़ा रहेगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो उसका जो साइन इनवर्स है वो भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अब जो क्रिटिकल एंगल बनेगा वो अब ज़्यादा हो जाएगा। पहले जब N1 के ऊपर हवा थी तो क्रिटिकल एंगल कुछ ऐसा था, आप ये समझिए, क्रिटिकल एंगल कुछ ये ऐसा रहा होगा,
और अब जो क्रिटिकल एंगल बनेगा N2 के आ जाने पर ये हम डैश लिख देते हैं, ये इतना बनेगा। पहले जब ये N1 के ऊपर हवा थी तो लाइट रे जो इंसिडेंट है वो थीटा C से ज़रा सी बड़ी थी, नेग्लिजिबल अमाउंट से। लेकिन जैसे ही N2 आप लगाओगे तो एकदम से थीटा C की वैल्यू जंप करेगी, थीटा C से थीटा C डैश बनेगी और ये ग्रेटर वैल्यू है तो कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। अब जो क्रिटिकल एंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, थीटा C डैश। तो वो कितनी भी अमाउंट से बढ़ जाए, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ेगा। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, वो थीटा C से ज़रा सा ज़्यादा है, नेग्लिजिबल अमाउंट से ज़्यादा है। तो उसमें इंक्रीमेंट थीटा C में कितना भी हो जाए वो इस लाइट रे को पार करके तो निकल ही जाएगा। मतलब सिचुएशन ये बन जाएगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अब इस थीटा C डैश से कम पड़ जाएगा। कम पड़ जाएगा तो लाइट रे अब क्या होगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, लाइट रे ऑब्वियसली वापस नहीं आएगी, रिफ्रैक्शन होगा। तो ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो क्या होगा, लाइट रे किस तरफ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसे चली जाएगी। अब देखो ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है मान लो स्मॉल r। अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं N1 और N2 के केस में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, N1 साइन थीटा इक्वल टू N2 साइन r, ये लिखेंगे। ठीक है, इससे हमको r की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो r यहाँ पर बनेगा वही r यहाँ पर भी हो जाएगा। अब हम आपको सिर्फ जो भी गिवन कंडीशंस हम लेकर के चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको इतना दिखा देते हैं कि ये जो r है वो यहाँ पर बनने वाले क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही रहेगा। N2 है, उसके ऊपर हवा है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/N2। तो हमें आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो R बन रहा है ये R साइन इनवर्स 1/N2 से बड़ा है, चाहे वो ज़रा सा बड़ा हो। ठीक है, उस क्रिटिकल एंगल से बस ज़रा सा भी अगर बड़ा है, इसका मतलब लाइट रे यहाँ से पलट आएगी तो अल्टीमेटली फिर वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। देखो, इससे हम साइन R को क्या लिख सकते हैं, N1/N2 इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखते रहना, ये जो थीटा है वो थीटा C से ज़रा सा बड़ा है, थीटा C से ज़रा सा बड़ा है। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की तो नहीं, ये वैल्यू जो है 1/N1 से ज़रा सी बड़ी वैल्यू है। तो अगर हम साइन थीटा के बजाय यहाँ पर 1/N1 लिख दें, साइन थीटा हटाया 1/N1 लिख दिया, तो जो वैल्यू थी उससे छोटी वैल्यू हमने लिख दी, तो फिर अब ये छोटा हो गया, अब ये उतना नहीं रहा। आप इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, ये जितना था उतना नहीं रहा, अब ये छोटा हो गया है ना। अब ये जो वैल्यू है ये छोटी है, ये वैल्यू बड़ी थी, इसका मतलब हमें ऐसे लिखना चाहिए, ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन। ये देखो हमको क्या मिल रहा है, साइन R ग्रेटर देन 1/N2, सो R इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/N2। So R is slightly greater than sin inverse 1/N2 and that is theta C double dash, मतलब critical angle for this location। तो R हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया under all these given conditions कि R थीटा C यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल बनेगा उससे बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट रे कुछ ऐसे चली जाएगी। ऑब्वियसली ये रेयरर है, ये डेंसर है। जब लाइट रे यहाँ पर आएगी तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये रेयर है, ये डेंसर है, तो फिर लाइट रे को इधर ही जाना पड़ेगा। सो फाइनली द लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू दिस सेम मीडियम N1। इसी तरीके से एक और जो पॉसिबिलिटी है वो भी आपको बता देते हैं। N2 अभी हमने लिया था N1 से स्मॉलर, ये भी तो हो सकता है कि N2 N1 से ग्रेटर हो जाए। ऑब्वियसली फिर वो 1 से भी बड़ा होगा क्योंकि N1 खुद 1 से बड़ा है। यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल बन सकता था N1 और हवा की इंटरफेस के लिए, वो क्रिटिकल एंगल इतना बनता अगर यहाँ पर हवा होती N1 के ऊपर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है जो कि थीटा C से ज़रा सा बड़ा है, करीब करीब थीटा C के बराबर। जब यहाँ पर N2 आ गया, ये N1 है, ये N2 है, N2 ग्रेटर है, तो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
अब तो लाइट रे को n1 से n2 में तो जाना ही है, उसके बाद क्या होगा वो आपको बताते हैं। अल्टीमेटली फिर वो पलट करके आएगी ही आएगी। यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा, अब ये फिगर थोड़ा सा बदल जाएगा क्योंकि ये जो r होगा वो थीटा से ग्रेटर नहीं होगा, अब ये स्मॉलर होगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम है ना। ओके, नाउ दिस इज r। हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं स्नेल्स लॉ। हमें साइन r का ये वैल्यू मिल रहा है। अगर ये n2 है और ये हवा है, लाइट रे यूँ जा रही है, इस इंटरफेस पर पड़ेगी, ये एंगल भी r बन जाएगा। हमें आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो r है ये साइन इनवर्स 1/n2 से बड़ा है। यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल बनेगा n2 और हवा की इंटरफेस के लिए, ये क्रिटिकल एंगल है, मान लो थीटा c डैश। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/n2। हमें आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि r इज़ ग्रेटर देन थीटा c डैश, चाहे वो स्लाइटली ग्रेटर हो, ज़रा सा भी बड़ा हो तो लाइट रे पलट आएगी। ओके, साइन r ये है, इसी से पता चलेगा कि r कितना बड़ा है कितना छोटा है। देखो ये जो साइन थीटा है, थीटा साइन थीटा c से बड़ा है, इसका मतलब ऑब्वियसली स्लाइटली ग्रेटर, इसका मतलब ये है। ठीक है, साइन थीटा को हटा के उसकी जगह पर हम साइन थीटा c लिख दें अगर, तो फिर ये इक्वल टू तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा जो था वो ये तो उतना नहीं है, ये तो छोटी वैल्यू है ना। तो उसको हटा के उसकी जगह पर छोटी वैल्यू लिख दी तो ये जो मिला हमको ये तो छोटा हो जाएगा, वो तो बड़ा था, ये तो छोटा है। साइन r स्लाइटली ग्रेटर, क्योंकि ये भी स्लाइटली ग्रेटर है, तो दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन दिस वैल्यू। एंड साइन थीटा c, व्हाट इज साइन थीटा c? दिस इज 1/n1। तो इसी से हम लिखेंगे साइन r ग्रेटर देन, सो साइन r इज ग्रेटर देन 1/n2। ठीक है, ये देखो वही चीज़ हमको मिल रही है यहाँ पर। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, r ग्रेटर देन थीटा c डैश कितना है, साइन इनवर्स 1/n2 इक्वल टू, नहीं ये तो हमको प्रूफ करना है, तो हमें ये प्रूफ करना है, थीटा c डैश की जगह पर हम ये लिख दिया। देखो ये प्रूफ हो गया, साइन r ग्रेटर है तो r विल बी ग्रेटर देन, ठीक है ना, तो यही चीज़ हमको मिल जाएगी। सो r इज स्लाइटली ग्रेटर देन, तो वही कंडीशन यहाँ पर बन रही कि यहाँ पर ये जो r बना ये यहाँ के क्रिटिकल एंगल से जो बन रहा है क्रिटिकल एंगल उससे बड़ा है, स्लाइटली ग्रेटर है, तो फिर लाइट रे पलट आएगी और पलटने के बाद ये फाइनली n1 में लौट आएगी। ठीक है, सो इन एनी केस लाइट रे अल्टीमेटली यहीं पर पलट करके आएगी। तो ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों करेक्ट हैं, जिनमें कहा गया है कि n2 ग्रेटर देन n1 तो भी लाइट रे फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इन n1, और n2 लेस देन n1 तब भी पलट आएगी, और अगर n2 की वैल्यू 1 है तब भी लाइट रे पलट आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है 0.2 kg मास का एक पार्टिकल है जो कि -l, -h, l की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 1 है मीटर में, तो मतलब कि -10, -1 मीटर पर पहले से रखा है। अब हम इसको एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेशन इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पॉजिटिव x की डायरेक्शन में। ऑब्वियसली फोर्स लगा के एक्सेलरेट किया जाएगा, तो इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, पॉजिटिव x डायरेक्शन में लगाया गया है। अब एक पॉइंट उसने बार बार इन ऑप्शंस में बोला है, दैट इज l, h, l, -h, मतलब कि दिस पॉइंट 10, -1। उसने बोला ओरिजिन का अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है l, वेक्टर l, और उस पर लगने वाला टॉर्क ओरिजिन के अबाउट दैट इज टॉ। एक बात इसने बोली है k कैप है i कैप इंटू i कैप क्रॉस j कैप, तो ये असल में आपको बता रहा है कि ये राइट हैंडेड सिस्टम है, मतलब कि ये i कैप है x के अलॉन्ग और इधर है j कैप, और तब जाकर के k कैप बनेगा बाहर की ओर, i क्रॉस j, ये प्लस k कैप इधर आएगा। अब एक बात तो आपको पहले से क्लियर रहना चाहिए, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ओरिजिन का अबाउट आप टॉर्क लोगे, पार्टिकल की लोकेशन कहीं पर भी हो, तो r क्रॉस f वो हमेशा बाहर की ओर ही आएगा।
तो जो टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन के कैप की तरफ ही रहेगी, इसलिए इसने के कैप लगा रखा है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम, ये पार्टिकल यूँ मूव करेगा, इस तरफ इसका लीनियर मोमेंटम बनेगा, तो इस तरफ लीनियर मोमेंटम है। ये किसी भी लोकेशन के लिए r क्रॉस p जब आप करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट ये भी बाहर की ओर आएगा प्लस के कैप की डायरेक्शन में, इसीलिए वेक्टर l के लिए इसने ये के कैप लिखा हुआ है। अब आपको ये ऑप्शन दी गई है, बोला गया t = 2 सेकेंड पर पार्टिकल l, -h से पार होगा, करेक्ट या इनकरेक्ट। जब ये इस पॉइंट से पार होगा तब इस पर लगने वाला टॉर्क कितना है, जब ये इस पॉइंट से पार होगा तब इसका एंगुलर मोमेंटम इतना है, जब ये इस पॉइंट से पार होगा 0, -1 से तब इसका इस पर लगने वाला टॉर्क इतना है। तो आपको चेक करना है इसमें से कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। इट्स वेरी सिंपल। देखो फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा और उसका मैग्नीट्यूड हमको पता है 2 न्यूटन। अब फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो यही रहेगी, पार्टिकल यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगी। तो लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। तो आप सिंपली 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर दो फोर्स के मैग्नीट्यूड से, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू 1 मीटर, ये आ गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन मीटर। परमानेंट कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी फिक्स रहेगी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, प्लस के कैप की डायरेक्शन में। इसका मतलब पार्टिकल कहीं पर भी हो उस पर लगने वाला टॉर्क यही होगा। तो टॉर्क की वैल्यू ये तो गलत है। अच्छा, टॉर्क की वैल्यू ये करेक्ट है, ठीक है। किसी भी लोकेशन का मतलब इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा क्योंकि इसी लाइन पर चलेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट हो गई। 2 सेकेंड पर वो इस पॉइंट से पार होगा 10, -1, 10, -1 ये है, -10, -1 ये है, तो -10 और +10, तो ये कितना हो गया 20। मतलब पूछ रहा है कि 20 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा। S = ut + ½ a t²। इसको आप सॉल्व कर लो तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है जब ये इस पॉइंट से पार होगा तब। ये पार्टिकल जिस लाइन पर चल रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है। जब ये इस पॉइंट से पार हो रहा है उस टाइम पर इसका हमें लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए। इसके लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और इस पॉइंट पर आने पर मतलब कि 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, v = u + at, 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी है पॉजिटिव x की डायरेक्शन में 20i कैप वेक्टर फॉर्म में। तो इसके लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये इतना हो गया, ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू द लीनियर मोमेंटम, सो 1 × 4। So 4 is the magnitude of the angular momentum of the particle about the origin। रही बात डायरेक्शन की, ये p वेक्टर बनेगा, r वेक्टर पार्टिकल जैसे यहाँ पर है तो r वेक्टर ये बनेगा, तो r क्रॉस p ये बनेगा वेक्टर r और इस तरफ होगा इसका वेक्टर p। तो r क्रॉस p बनेगा प्लस k कैप की तरफ। इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम 4 × k कैप। दिस इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में बामर सीरीज़ में हाईएस्ट वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ उनका जो रेशियो है वो 9/5 है। आपको चेक करना है, बताना करेक्ट और इनकरेक्ट। और सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि बामर सीरीज़ और जो पास्चन सीरीज़ होती है उनकी वेवलेंथ्स की जो रेंजेस हैं उन रेंजेस का ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑप्शन में दिया गया है कि इनका ओवरलैप हो रहा है, आपको चेक करना है कि ऑप्शन करेक्ट या इनकरेक्ट। तीसरी ऑप्शन में उसने बोला है कि द वेवलेंथ्स इन द लाइमन सीरीज दे आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, m इज एन इंटीजर एंड लैम्डा नॉट इज द मिनिमम वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज। ओके, सो आपको चेक करना है कि वेदर दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। और चौथी ऑप्शन में उसने बोला है कि लाइमन एंड बामर सीरीज दे डू नॉट ओवरलैप, उनकी जो वेवलेंथ की रेंजेस हैं दे डू नॉट ओवरलैप, तो यू हैव टू चेक इट। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो किसी हायर ऑर्बिट n2 से किसी लोअर ऑर्बिट n1 में, तब जो फोटॉन निकलेगा उसकी वेवलेंथ वो हमें इस एक्सप्रेशन से मिलती है, r इज़ द रिडबर्ग कांस्टेंट।
लाइमन सीरीज़ की बात करें तो N1 1 हो जाता है, बामर सीरीज़ में N1 2 हो जाता है, पास्टियन सीरीज़ में ये 3 हो जाता है एंड सो ऑन। अब देखो बामर सीरीज़ में यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। फोटॉन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वेवलेंथ उतना ही कम होगा, और एनर्जी जितनी कम है वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करना है तो लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन आप कंसिडर करेंगे, और अगर मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करना है तो मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन। बामर सीरीज़ के केस में यह है फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज़ द सेकेंड ऑर्बिट। तो बामर सीरीज़ तब हमको मिलती है जब कोई किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, उसका एंड कहाँ पर होता है, ये सेकेंड ऑर्बिट में सेकेंड ऑर्बिट पर उसका एंड होता है। ये जितने भी ट्रांजिशंस हैं इनसे जो वेवलेंस निकलेंगी वो सब पड़ेंगी बामर सीरीज़ में। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं इनमें ये ट्रांजिशन लीस्ट एनर्जेटिक है, तो इससे हमको लैम्डा मैक्स मिलेगा, और ये ट्रांजिशन मोस्ट एनर्जेटिक है तो इससे हमको लैम्डा मिनिमम मिल जाएगा। लैम्डा मैक्स फाइंड करना है तो हमें ये ट्रांजिशन कंसीडर करना होगा थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट बामर सीरीज़। बामर सीरीज़ के लिए ये 2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए मैक्सिमम लैम्डा, तो लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम लेंगे ये मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन तो हमें मिलेगा लैम्डा मिनिमम। अब आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए तो हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। आर कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा मैक्स यहाँ पर नीचे है, इसको उल्टा कर दो, लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम, ये हो जाएगा 9/5। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। बामर सीरीज़ पास्टियन सीरीज़ में ओवरलैप हो रहा है, ये स्टेटमेंट है उसका सेकंड ऑप्शन में। आपको चेक करना है वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। देखो आपको अगर ये चेक करना है कि इनकी वेवलेंस की रेंजेस का ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप वेवलेंथ की रेंजेस को फाइंड कर लो। कोई भी एक रेंज हो, जैसे बामर सीरीज़ है तो उसमें एक सबसे कम लैम्डा होगा और एक सबसे ज़्यादा लैम्डा होगा। आप लैम्डा मिनिमम फाइंड कर लो और लैम्डा मैक्सिमम फाइंड कर लो। बामर सीरीज़ के लिए फाइंड कर लो, ऐसे ही लाइमन के लिए फाइंड कर लो, ऐसे ही पास्टियन के लिए फाइंड कर लो। आपको पता चल जाएगा कि उनकी रेंजेस का ओवरलैप है या नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, उसने ये नहीं बोला है कि वेवलेंस की ओवरलैपिंग, उसने ये बोला है वेवलेंथ की रेंजेस की ओवरलैपिंग। वेवलेंथ जो होती है ना वो डिस्क्रीट वेवलेंथ होती हैं। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, उसके बाद एक गैप आएगा, फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलेगी। ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। इवन अगर ऐसा हो कि एक वेवलेंथ की रेंज किसी एक सीरीज़ में और किसी दूसरी वेवलेंथ की रेंज ये आपस में ओवरलैप कर जाए, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं वेवलेंथ की, उनकी एग्जैक्ट कोइंसिडेंस होगा, उनका एग्जैक्ट ओवरलैपिंग होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें भी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। अब ये लैम्डा यहाँ पर इससे थोड़ा हट करके लैम्डा यहाँ मिल जाएगा, थोड़ा हट के यहाँ मिल जाएगा, इससे थोड़ा हट के यहाँ मिल जाएगा, तो ठीक है ना। वेवलेंथ का कोइंसिडेंस होना ज़रूरी नहीं है उसने, इसीलिए आपको वेवलेंथ की वैल्यूज़ चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ रेंजेस देखना ओवरलैप करती हैं कि नहीं करती हैं। जैसे अगर हम आपको एक इंटरवल बोलें 2 से लेकर 4 तक और एक इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक, तो ये इंटरवल और ये इंटरवल देखो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक इंटरवल अगर हम ये लें 0 से लेकर 1 तक, तो ये इंटरवल इस इंटरवल के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, आपके बात समझ में आ चुकी होगी। बामर सीरीज़ की ज़रा हम रेंज देख रहे हैं, तो बामर सीरीज़ का मतलब ट्रांजिशन का एंड होगा n = 2 पर। लैम्डा मिनिमम मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन
तो मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन हमको लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिल रही है 4/r एंड द लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन मैक्सिमम लैम्डा, लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन ये हो जाएगा। ये हमको मिल गया लैम्डा मैक्स, तो हमें बामर सीरीज का रेंज मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं पाश्चन सीरीज का रेंज, उसकी वेवलेंथ का रेंज। पाश्चन के केस में जो ट्रांजिशन का एंड है वो कहाँ पर होता है, n=3 पर। तो जैसे यहाँ पर आपको बताएं, मिनिमम लैम्डा के लिए हमें कंसिडर करना होगा मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन। ये बन गया लैम्डा मिनिमम। इसी तरीके से मैक्सिमम लैम्डा के लिए हमें कंसीडर करना होगा लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन। 3 के जस्ट ऊपर 4 होगा, तो 4 से 3 में जब ट्रांजिशन होगा तब ये लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन होगा। तो हमें लैम्डा मैक्स पाश्चन सीरीज के केस में मिल रहा है, हाउ मच इज दिस, ये इतना बनेगा। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, ये इतना बन गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों रेंजेस आपके सामने हैं। बामर सीरीज मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा, तो ये 9/r से शुरू होकर के यहाँ तक जाएगा। 9/r से लेकर, एक मिनट, ये तो पाश्चन के लिए है ना, ये रहा, ये गड़बड़ लिख दिया हम, ये मिनिमम यहाँ पर लिखना चाहिए हमको, दिस इज़ मिनिमम लैम्डा। हाँ, तो ये बामर सीरीज 4/r से शुरू होकर के 36/5r तक जाएगा। 4/r से 36/5r का मतलब 7.2r यहाँ तक गया। अच्छा, पाश्चन सीरीज, दिस इज़ मिनिमम लैम्डा एंड दिस इज़ मैक्सिमम लैम्डा। तो आप देख सकते हैं कि पाश्चन सीरीज जो मिनिमम लैम्डा है वो 9/r है। 9/r, ये देखिए 7, दिस इज 7.2/r, 7.2/r एंड दिस इज 9/r, तो उसके भी आगे पड़ेगा मिनिमम लैम्डा फॉर पाश्चन सीरीज, और उसका लैम्डा मैक्सिमम तो फिर और भी ज़्यादा ही है, 20.57/r, वो तो और भी आगे चला जाएगा। तो अगर ये बामर सीरीज़ है तो पाश्चन सीरीज़ 9/r से शुरू होकर के और आगे तक जा रही है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इनकी कोई ओवरलैपिंग नहीं है। दे आर ओवरलैपिंग, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, लाइमन सीरीज की वेवलेंथ्स। दे आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो देखो, ये लैम्डा नॉट लाइमन सीरीज का सबसे छोटा वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, तो मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन हमें कंसिडर करना होगा। लाइमन सीरीज का मतलब ट्रांजिशन का एंड होगा n=1 पर। तो हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू मिल गई 1/r। अब जनरल एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें लाइमन सीरीज़ में किसी भी ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ मिलती है, तो किसी इंटीग्रल वैल्यू, कोई हायर ऑर्बिट होगी, उससे n=1 पे जंप होगा, आई मीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, इससे हमको लैम्डा मिलेगा। ये n एक इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, 2, 3, 4 समथिंग लाइक दैट। इसने m बोला, हमने n लिख दिया, चलो हम m लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये एक इंटीजर है, एक हायर ऑर्बिट है 1 से ऊपर। तो लैम्डा की वैल्यू हमको मिल गई m² अपॉन m² - 1 एंड 1/r। अब ये जो 1/r है इसको हम लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, वो लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है।
ये देखो, अब ये इसमें आप कोई अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं ले सकते, ऐसा तो है नहीं कि m जो है वो 1 से बहुत बड़ा है ना, तो ये ऑब्वियसली मैच नहीं कर रहा है, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। अच्छा, आप देखते हैं हम लाइमन और बामर सीरीज, दे डू नॉट ओवरलैप। तो लाइमन एंड बामर क्या ये ओवरलैप करेंगी? लाइमन का ये अभी हमने कैलकुलेट किया है मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन, मतलब कि मिनिमम, ये मिनिमम वेवलेंथ है लाइमन के लिए, और मैक्सिमम वेवलेंथ अगर हमें चाहिए, लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन हमें देखना होगा, हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी 4/3r। ठीक है, सो लाइमन सीरीज में लैम्डा विल चेंज फ्रॉम 1/r टू 4/3r, और बामर सीरीज अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड करी थी, और ये हमको मिल रही है लाइमन सीरीज़ की रेंज, दिस इज़ मिनिमम 1/r, 4/r के इधर लेफ्ट साइड में पड़ेगा 1/r, एंड मैक्सिमम 4/3r, ये 1/r से थोड़ा सा बड़ा है, ऑब्वियसली 4/r से काफ़ी कम रहेगा, सो ये रही मैक्सिमम। तो ये है लाइमन सीरीज़ का रेंज वेवलेंथ्स का, और ये है बामर सीरीज़ का रेंज वेवलेंथ्स का। तो इसने जो बोला है लाइमन एंड बामर सीरीज़ दे डू नॉट ओवरलैप, दिस इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने बोला है कि इनफाइनाइट वायर है स्ट्रेट, उसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, इसके सामने इसके प्लेन में ये 2 पैरेलल रेल्स है, ये 4 सेंटीमीटर पर है, ये इससे 1 सेंटीमीटर पर है, ये सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है, और इसको हम t=0 से स्टार्ट करके मूव कराना चालू करेंगे विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इन रेल्स के साथ कनेक्टेड है, साथ में सीरीज़ में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, दोनों की वैल्यूज़ दी गई हैं। आपसे पूछा गया है इस रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट कितनी होगी, कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। पहली 2 ऑप्शन में मैक्सिमम करंट की 2 अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं, सो यू हैव टू कैलकुलेट आई मैक्स, आपको पता चल जाएगा दोनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। और चार्ज के लिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्यू मैक्स की 2 अलग अलग वैल्यूज़ दी गई, सो यू हैव टू फाइंड दिस क्यू मैक्स। ये बेसिकली देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप इसको मूव कराओगे ना तो इसमें एक ईएमएफ आएगा, ये एक सेल की तरह से काम करेगा, और उस सेल से इस कैपेसिटर की चार्जिंग हो जाएगी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो कांस्टेंट ईएमएफ का ये सेल बन जाएगा, तो ये बिल्कुल, लेकिन t=0 से मूव कराना चालू कर रहा है, उससे पहले कोई ईएमएफ नहीं था, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई एक कांस्टेंट ईएमएफ का सेल हो और उसको t=0 पर आप इस आरसी सर्किट से कनेक्ट कर दो। तो आपको पता होगा जब हम इस तरीके से कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं तो कैपेसिटर पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है, अल्टीमेटली वो फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और तब करंट 0 हो जाती है। और स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता है तब रेजिस्टेंस में, इस लाइन में, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम सिर्फ इतना है जैसे कि किसी सेल से किसी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को हम लगा करके चार्जिंग कराना चालू करें और स्विच को हम ऑन कर दें t=0 पर। सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसमें आपको सब कुछ पता ही है, आपको सिर्फ सेल का ईएमएफ पता होना चाहिए और वही आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर ये जो सेमी सर्कुलर वायर मूव कर रहा है, ये एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। दैट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग फ्रॉम दिस वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट तो करना ही है, लेकिन उस पर भी एक प्रॉब्लम ये है कि इसने सेमी सर्कुलर वायर लगा दिया। अब आप उसी के लिए अगर इंटीग्रेट करने चल दोगे तो काफ़ी आपको दिक्कत हो सकती है। उससे आसान तरीका ये है कि आप इस वायर को रिप्लेस कर दो एक स्ट्रेट वायर से, इसको भूल जाओ, इसकी जगह पर एक स्ट्रेट वायर लगा दो, उसको चला दो, और उसमें जो ईएमएफ आएगा वो आप कैलकुलेट करो, वो सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक स्ट्रेट वायर लगा दो और इसमें एक एलिमेंट ले लो, क्योंकि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, उसके अक्रॉस जो ईएमएफ डीई आएगा उसको हम इंटीग्रेट करते हैं ताकि हमें टोटल मिल सके, टोटल ईएमएफ। इस एलिमेंट की लेंथ है मान लो dx। अब ये चलेगा इस वायर की वेलोसिटी से 3 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी वेक्टर, एलिमेंट का लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस वायर का इन सारी लोकेशंस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आएगा। अगर x डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इतने मैग्नेटिक फील्ड में ये एलिमेंट मूव कर रहा है, इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एलिमेंट में।
इसको इंटीग्रेट कर दो, आपको मिल जाएगा इस पूरे वायर में टोटल EMF पोटेंशियल डिफरेंस। x की वैल्यू चेंज होगी 1 से लेकर 4 तक, 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ln x इंटीग्रेशन बनेगा, लिमिट्स रखोगे, ln 4 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 1 दिस इज 4। ln 4 को हम लिख सकते हैं 2 ln 2। ln 2 की वैल्यू क्वेश्चन में उसने खुद दे रखी है, आपको यूज करना है 0.7। ये इंड्यूस्ड EMF है इस सेमी सर्कुलर वायर में, या कह सकते हैं जो रॉड से हमने रिप्लेसमेंट किया है उस रॉड में। इसको हम V लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसे कि V EMF के किसी सेल को एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा करके कैपेसिटर को चार्ज किया जाए। ये 5 माइक्रोफैरड है और ये R गिवन है 1.4 ओम। तो t=0 पर आप स्विच को ऑन कर दो। स्टार्टिंग में जो करंट फ्लो होती है वो मैक्सिमम होती है। स्टार्टिंग में इस पर कोई चार्ज तो होगा नहीं, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। इस पूरे लूप में केवल यही पोटेंशियल डिफरेंस है और ये रेजिस्टेंस है। तो करंट होती है स्टार्टिंग में V/R विच इज़ द मैक्सिमम करंट। एक मिनट, दिस इज 1.68 इंटू 10⁻⁻6 एंड R की वैल्यू दी गई है 1.4। तो ये है मैक्सिमम करंट। फिर उसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो देखो कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज इन द स्टेडी स्टेट ये हो जाएगा CV के बराबर। (8.4 into 10⁻⁻12 कूलम, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने बोला है एक ट्यूब है जिसका इंटरनल डायमीटर D है, उसमें एक लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी है ρ। अब ये एक इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्री इंक्लिनेशन का, उस पर ये ट्यूब नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन A। इस ट्यूब के बॉटम पर यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2। P1 और P2 को यूज़ करके उसने एक टर्म डिफाइन किया है बीटा, दिस इज P1 माइनस P2 अपॉन ρGD। इस बीटा के बारे में ये पूछ रहा है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू g/√2 हो जाए तो बीटा 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0, और अगर एक्सेलरेशन a की वैल्यू g/2 हो जाए तो फिर बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको a की इस वैल्यू के लिए g/√2 के लिए कैलकुलेट करना है P1 माइनस P2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस। ये आपको P1 माइनस P2 मिल जाएगा तो बीटा मिल जाएगा, बीटा पता चल जाएगा। इसी तरीके से a की इस वैल्यू के लिए आपको कैलकुलेट करना है बीटा, मतलब कि आपको कैलकुलेट करना है P1 माइनस P2। देखो ये ट्यूब है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर g/√2 हो जाए तो इस एक्सेलरेशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा a cos 45 और नीचे बनेगा a sin 45। a cos 45 ये कंपोनेंट आ गया। इसी तरीके से डाउनवर्ड कंपोनेंट g/2 हो जाएगा। वर्टिकली डाउनवर्ड g प्रेजेंट है। जब इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा तो वो इस g पर असर डालेगा। इसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव g बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इफ़ेक्टिव g बनेगा वो बनेगा दिस g माइनस ये कंपोनेंट। तो इफ़ेक्टिव g इतना रह गया और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ट्यूब में इतना है। मतलब आप ऐसी सिचुएशन मान सकते हैं कि ट्यूब में हॉरिजॉन्टली राइट में एक एक्सेलरेशन है g/2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है g/2। अब आपको देखना है कि P1 और P2 का डिफरेंस कितना है। यहाँ पर जो P1 है, अच्छा एक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये 45 डिग्री है, दिस इज़ 45 डिग्री, तो अगर ये डायमीटर D है तो ये हाइट भी D के बराबर होगी। हम P1 से चलेंगे, वर्टिकली ऊपर जाएंगे तो इसका जो असर है वो पड़ेगा प्रेशर पर, प्रेशर कम होगा
और फिर इस पॉइंट से हम लेफ़्ट में जाएंगे, इस पॉइंट तक आएंगे, मतलब प्रेशर P2 वहाँ पर बनेगा। ये एक्सेलरेशन नीचे है, जब हम इस पॉइंट से ऊपर चलेंगे तो प्रेशर कम होगा और उसको कम करने में जिस चीज़ का असर पड़ेगा वो ये है। और जब हम इस तरफ आएंगे लेफ़्ट में तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है उसकी वजह से ये प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम P1 ऊपर गए, हम d डिस्टेंस ऊपर गए, प्रेशर कम हो गया, तो P1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना, रो जी डी, रो जी इफेक्टिव इंटू डी, रो जी इफेक्टिव इंटू डी, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है। सो रो जी इफेक्टिव की वैल्यू इतनी है और ये डी हो गया, मतलब कि इस पॉइंट पर पहुंच करके ये प्रेशर बन जाएगा। फिर इस पॉइंट से लेफ़्ट में आप चलो, यहाँ तक आओ, तो लेफ़्ट में कितना चल रहा है, डी, तो इस एक्सेलरेशन के अपोजिट चल रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कितनी अमाउंट से बढ़ेगा, रो ए इंटू डी, ए इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, आप कह सकते हैं ए नॉट। तो अब ये प्रेशर बढ़ गया तो हम ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड करेंगे, रो इंटू दिस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इंटू दिस डिस्टेंस डी। हम इस पॉइंट पर पहुंच गए तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो इतना हो गया, और ये प्रेशर कितना है, ये है P2। इससे आपको मिल गया P1 माइनस P2। सो P1 माइनस P2 ये आ गया 0। अगर ये 0 है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और अगर A करेक्ट है तो ऑप्शन B इनकरेक्ट है। इसी तरीके से हम चेक करेंगे ऑप्शन C और D को, जब A की वैल्यू G/2 है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट G को कम कर देगा, इफेक्टिवली G को ये इतना बना देगा। तो आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल इस ट्यूब में एक एक्सेलरेशन है विच इज़ दिस मच, और वर्टिकली जो G इफेक्टिव है वो इतना लग रहा है। अगेन हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस P1, वी विल गो अप एंड देन विल गो टू द लेफ्ट, वी विल रीच दिस प्रेशर P2। सो लेट अस सी, स्टार्टिंग फ्रॉम P1 ऊपर गए, प्रेशर कम हो गया G इफेक्टिव की वजह से। कितना कम हो गया, रो इंटू G इफेक्टिव इंटू डी, दिस वर्टिकल हाइट। फिर जब हम लेफ्ट में आएंगे तो जो हॉरिजॉन्टली राइट में एक्सेलरेशन है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, उसके हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऐड कर दो, कितना, रो इंटू द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इंटू दिस डिस्टेंस डी। हम पहुंच गए इस पॉइंट पर तो ये प्रेशर हो जाना चाहिए P2 के बराबर। तो P1 माइनस P2 ये मिल गया हमको बीटा। तो ये ऑप्शन अगर करेक्ट हो तो ऑब्वियसली ये गलत है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने बोला है एक अल्फा पार्टिकल है और एक सल्फर का आयन है सिंगली चार्ज, इन दोनों को हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू एक्सेलरेट कराएंगे और उसके बाद जो भी ये वेलोसिटी गेन कर लेंगे उस वेलोसिटी के साथ फिर इनको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा देंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड इनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो फिर ऑब्वियसली ये सर्किल पर मूव करने लगेंगे, सर्कुलर पाथ्स पर। अगर अल्फा पार्टिकल जिस सर्किल पर चल रहा है उसकी रेडियस r अल्फा है, इसी तरीके से सल्फर आयन के लिए दिस इज़ RS, तो आपको बताना है इन दोनों का रेशो क्या होगा। तो देखो अल्फा पार्टिकल का मास उसने दिया भी है क्वेश्चन में 4 AMU, आप इसको 4m ले लो, m 1 MU के बराबर है, मतलब एक प्रोटॉन का मास आप कह लो या एक न्यूट्रॉन का। तो फिर सल्फर में 32 न्यूक्लियॉन होंगे तो उसका मास हो जाएगा 32m। तो ये बेसिकली दो पार्टिकल हैं इतने इतने मास के। अल्फा पार्टिकल पर आपको पता है चार्ज इतना होता है +2e, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल पॉजिटिव, और सल्फर सिंगल चार्ज पॉजिटिव तो इस पर चार्ज इतना हो जाएगा
पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट अगर आप करा रहे हैं इस चार्ज को, तो ये इतना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये वेलोसिटी है अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी। इसी तरीके से सल्फर का आयन, इतना चार्ज है, इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराओगे इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो ये हमको मिल गया V अल्फा और V S। रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस बनती है mv/qb। अल्फा पार्टिकल के लिए हम लिखें मास है 4m, चार्ज उस पर है 2e। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है। इसका मास है 32m, vs इज द वेलोसिटी, चार्ज है उस पर e के बराबर। अब आप इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने बोला है एक रॉड है, मास उसका m है, लेंथ उसकी a है और ये घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कि इसके एंड से पार हो रही है एक्सिस। और इस रॉड पर इसके फ्री एंड से a/4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहाँ पर हमने एक डिस्क को पिवट कर दिया है उसके सेंटर पर। ये डिस्क घूम रही है अपने सेंटर के अबाउट विद एंगुलर वेलोसिटी 4 ओमेगा और साथ साथ ये रॉड भी घूम रही है। आपको बताना है डिस्क का मास m है और उसकी रेडियस a/4 है। अब इसने बोला है कि इसका पूरा एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट इतना अगर है तो n का वैल्यू कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो n का वैल्यू आपको तब मिलेगा जब आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करोगे। देखो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम बनेगा रॉड का और डिस्क का। रॉड का एंगुलर मोमेंटम जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, तो एंगुलर मोमेंटम बनेगा i ओमेगा। उसका i कितना हो जाएगा, m इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन 3, ये उसका i है। एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा है। ठीक है, अब डिस्क का इसमें ऐड कर दो। डिस्क में दो एंगुलर मोमेंटम होंगे, एक तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, साथ साथ इसका जो सेंटर ऑफ मास घूम रहा है एक सर्किल में जिसकी रेडियस कितनी है 3a/4, दिस इज 3a/4, तो उसका भी एक एंगुलर मोमेंटम होगा। एक घूमने का एंगुलर मोमेंटम होगा और एक अपनी एक्सिस पर स्पिन करने का एंगुलर मोमेंटम होगा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो देखो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम लिख रहे हैं दैट इज ICM इंटू ओमेगा। ओमेगा का मतलब उसका अपना एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ 4 ओमेगा। सो ICM डिस्क का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू द एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें ऐड कर दो आप इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको ऐड कर दो। अगर ये ओमेगा से घूमेगा रॉड, तो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्किल पर चलेगा और उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, उसके सेंटर की वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, दिस डिस्टेंस इनटू दिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ये उसके सेंटर की वेलोसिटी है। तो उसके सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम इतना बन जाएगा, डिस्क का मास इनटू उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये हो गया लीनियर मोमेंटम। अब इस लीनियर मोमेंटम को आप मल्टीप्लाई कर दो इस डिस्टेंस से विच इज़ 3a/4। ये हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, प्लस डिस्क का स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस रॉड का एंगुलर मोमेंटम, पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम ये आएगा। तो ये हमको मिल रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसको इससे कंपेयर कर लो, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 49। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने बोला है एक बड़ा सा कंटेनर है स्फेरिकल जिसको 0 केल्विन पर मेंटेन किया गया है और इसको आपको ब्लैक बॉडी कंसिडर करना है। उसके अंदर सेंटर पर एक छोटा सा बॉडी रखा है जो कि इनिशियली 200 केल्विन पर है
और वो भी एक ब्लैक बॉडी है और उसकी हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। हीट कैपेसिटी का मतलब मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ। अब इसकी कूलिंग होती है, हीट एमिट करेगा ना तो ठंडा होता चला जाएगा। T=0 पर टेम्परेचर इतना था, T1 टाइम आते आते टेम्परेचर इतना बन गया और T2 टाइम पर ये टेम्परेचर रिड्यूस होकर के 50 केल्विन हो गया। तो आपको बताना है T2 और T1 का रेशो क्या होगा। देखो ये 0 से हायर टेम्परेचर पर है तो ये हीट एमिट करेगा, लेकिन ये परमानेंट 0 पर ही रहेगा तो ये हीट एमिट नहीं करेगा। तो इससे हीट रेडिएशन एनर्जी चल करके कुछ इस पर तो आएगी नहीं, तो एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, सिर्फ एमिशन होगा। और ये जितना भी एमिट कर देगा वो वापस पलट करके भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ब्लैक बॉडी है, ये सब एब्जॉर्ब कर लेगी। सेंटर पर रखी हुई बॉडी जितना भी रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगी वो सारा की सारा स्फेरिकल शेल एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब वापस इस पर पलट करके नहीं आएगी। तो इस बॉडी पर आपको एब्जॉर्प्शन की चिंता नहीं करना है, सिर्फ एमिशन हो रहा है। ब्लैक बॉडी जब रेडिएशन एनर्जी एमिट करती है तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, यूनिट टाइम में कितना रेडिएशन एनर्जी एमिट करती है, सिग्मा ए टी की पावर 4। सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ए सरफेस एरिया है बॉडी का, टेम्परेचर कैपिटल टी, दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ई की वैल्यू 1 है दोनों के लिए, दोनों ब्लैक बॉडीज़ हैं, इसलिए 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में इतनी रेडिएशन एनर्जी एमिट होगी। अगर हम एक टाइम छोटा सा कंसिडर करें, किसी टाइम टी पर एक इंटरवल हमने कंसिडर किया dt, उस छोटे से इंटरवल में इसने जो रेडिएशन एनर्जी एमिट करी है तो ये हो गई मान लो du। अगर 1 सेकेंड में इतना एनर्जी एमिट हो रहा है, इसको हम कैपिटल U लिख देते हैं, तो dt टाइम में इतनी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो जाएगी, एमिशन की रेट इनटू द टाइम इंटरवल। दिस इज द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी एट द सेंटर इन टाइम dt। उसने एनर्जी निकाल दी, टेम्परेचर कुछ कम हो जाएगा। इस dt टाइम में इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतनी अमाउंट से कम हो गया, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ms dt के बराबर। हीट निकली, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर का चेंज dt है, इतना हो जाना चाहिए। लेकिन ये माइनस के साथ होगा क्योंकि dt नेगेटिव होगा, टेम्परेचर कम है ना, इसलिए dt नेगेटिव होगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगा दो। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, dt के साथ तो आप लगा दो टेम्परेचर का फंक्शन, बाकी ये सब कांस्टेंट है। ms उसने कांस्टेंट बोला है, इंटीग्रेट कर दो। T=0 पर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 200 केल्विन, और आगे चल करके किसी टाइम t पर टेम्परेचर की वैल्यू है T। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये हमको मिल रहा है। अब देखो इसमें एक काम हम ये करते हैं, T=T1 टाइम पर टेम्परेचर कितना हो गया, 100 केल्विन, और इसी तरीके से ये हो गया है 50 केल्विन, T=T2 टाइम पर। आपको फाइंड करना है T2/T1, डिवाइड कर दो, T2/T1 मिल जाएगा। ये आंसर आएगा।